तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कवर की थी। एएसटीसी रूल यूज करना सीखा था और कैसे पाई के मल्टीपल या पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल अगर एंगल्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनको कैसे गायब करना है, ये सीखा था हमने लास्ट लेक्चर में। याद है? 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहले पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि सेम रहेगा या सिस्टर फंक्शन में चेंज होगा। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको याद रखने हैं। फिजिक्स में भी यूज होंगे ये फॉर्मूले, मैथ्स में तो होंगे ही होंगे ऑब्वियसली, फिजिक्स में भी यूज होंगे। मैथ्स में इससे और ज़्यादा फॉर्मूले हैं बट मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखा रहा हूँ अभी, केवल वो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ जो फिजिक्स के लिए एटलीस्ट आपको याद रखने हैं। फिजिक्स में जो यूज होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इससे और बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट इससे 4 गुना ज़्यादा फॉर्मूले हैं जो याद रखने होंगे ट्रिग्नोमेट्री में हमको, जितने फॉर्मूले सामने लिखे हैं उससे। लेकिन फिलहाल के लिए एटलीस्ट इन फॉर्मूलों को याद करना ज़रूरी है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कब प्लस कब माइनस उसके लिए ट्रिक भी बताई थी मैंने कल की क्लास में, याद है? साइन क्या है हमारा? हीरो और कॉस विलन। साइन सीधा काम करता है, वहीं कॉस उल्टा काम करता है। कॉस पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, वहीं साइन पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, नेगेटिव को नेगेटिव। साइन हमारा हीरो है, कॉस विलन। साइन मिला के रखता है फंक्शंस को, वहीं कॉस अलग अलग कर देता है। साइन के एक्सपेंशन में, साइन ए प्लस बी के एक्सपेंशन में साइन और कॉस, कॉस और साइन मिले हुए हैं, वहीं कॉस के एक्सपेंशन में कॉस और कॉस के साथ है, साइन के साथ है। तो कॉस हमारा विलन है, वो अलग अलग कर देता है, वहीं साइन हीरो है, मिला के रखता है। तो ये याद रखेंगे बेटा तो अच्छा रहेगा आपके लिए आगे भी, और केवल फिजिक्स में ही नहीं, मैथ्स में तो बहुत बहुत ज़रूरी है। बाकी और फॉर्मूले भी हमने देखे थे। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि साइन ए प्लस बी से ही आया है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। 3 फॉर्मूले हैं कॉस 2 थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीनों बाय हार्ट याद रखने हैं। जितनी जल्दी याद कर लें आप इनको उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आज ट्रिग्नोमेट्री एंड करेंगे और अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री वैसे अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। मैथ्स में ऑलमोस्ट 1 महीना केवल ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम उसको 2 ही लेक्चर में रैप अप कर रहे हैं क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही कर रहे हैं हम। तो साइन थीटा आपको याद है, साइन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइन थीटा क्या डिफाइंड था? साइन थीटा क्या डिफाइंड था बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वहीं कॉस थीटा क्या डिफाइंड था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या डिफाइंड था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इस तरीके से डिफाइंड होते हैं। ये हमने पहले भी देखा है और आपने 8th 9th 10th क्लास में देखा होगा ये पहले। तो कुछ बातें जो याद रखने लायक हैं वो है साइन थीटा की रेंज का मतलब होता है साइन थीटा क्या क्या वैल्यूज आउटपुट में दे सकता है। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। साइन थीटा जब मैं बोल रहा हूं
तो थीटा उसके लिए इनपुट है, कुछ एंगल इनपुट ले रहा है वो, और एक वैल्यू आउटपुट दे रहा है। जैसे साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है बेटा? साइन ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री? 1/2। तो 30 डिग्री उसका इनपुट है और 1/2 उसका आउटपुट है। ऐसे ही साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। 60 डिग्री उसका इनपुट है और √3/2 उसका आउटपुट है। तो आउटपुट कहां से कहां तक दे सकता है? साइन कहां से कहां तक का आउटपुट दे सकता है? तो साइन की अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ही डेफिनेशन भी देखेंगे बेटा आप, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होती है। तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, वह न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, या ज्यादा बराबर हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम केस में बराबर हो सकता है, वरना परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो साइन थीटा कहां से कहां तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है भाई? परपेंडिकुलर अगर 0 हुआ तो वो 0 वैल्यू एक्वायर कर सकता है। परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेनस के बराबर हुआ तब वो 1 वैल्यू एक्वायर कर सकता है। क्या कभी भी वो 1 से बड़ी वैल्यू एक्वायर कर सकता है? नहीं, साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड 0 से 1 तक हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, लेकिन क्या 2.3 हो सकता है साइन थीटा का मैग्नीट्यूड? नहीं, केवल -0 से 1 तक मैग्नीट्यूड हो सकता है। और हमने पिछली क्लास में सीखा था बेटा कि साइन नेगेटिव वैल्यू भी एक्वायर कर सकता है, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही हो सकता है जितना पॉसिबल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 के बीच का मैग्नीट्यूड पॉसिबल है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो 0 से -1 तक की वैल्यू एक्वायर करेगा। तो अल्टीमेटली कहां से कहां तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है बेटा? साइन कहां से कहां तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है? -1 से +1। दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ साइन फंक्शन। ये क्या है? रेंज है साइन फंक्शन की, साइन फंक्शन की रेंज है, रेंज ऑफ साइन थीटा। बिल्कुल यही बात कॉस थीटा के लिए भी बोली जा सकती है बेटा। कॉस थीटा भाई, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस भी छोटा ही होता है हाइपोटेनस से हमेशा, एक्सट्रीम सिचुएशन में बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी बेस बड़ा नहीं हो सकता हाइपोटेनस से। तो जो बात हम साइन थीटा के लिए बोल रहे थे, क्या वही बात कॉस थीटा के लिए भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं वही बात कॉस थीटा के लिए भी? कॉस थीटा भी कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता, 1 से बड़ी वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता कभी कॉस थीटा, 1 से छोटी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, आप देखें अगर कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू एक्वायर कर सकता है। हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव वैल्यू एक्वायर कर सकता है, बट मैग्नीट्यूड उसका उतना ही रहेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं। तो कॉस की भी रेंज कहां से कहां तक है बेटा? -1 से +1। इट इज रेंज ऑफ कॉस थीटा, रेंज ऑफ कॉस थीटा। ठीक हो गया? अब बात आती है टैन की। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भाई परपेंडिकुलर और बेस में आपस में ऐसा कोई लिंक नहीं है कि किसी को किसी से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए या छोटा ही होना चाहिए, केवल हाइपोटेनस पर वो लिमिटेशन है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी
तो परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी हमेशा और बेस से भी बड़ी होगी। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आपस में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है दोनों। किस एंगल पे बराबर होते हैं परपेंडिकुलर और बेस? अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर हैं तो ये एंगल क्या होगा? 45 डिग्री या π/4 रेडियन, 45 डिग्री या π/4 रेडियन पे परपेंडिकुलर बेस की लेंथ बराबर होगी। दिख रहा है क्या? फिर कभी परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है बेस से और कभी बेस भी बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर से। तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद करें tan 0 0 होता है, tan 45 डिग्री 1, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी एक तरीके से। तो क्या रेंज हो जाएगी tan की? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 0 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर एक्वायर कर सकता है, वहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड तो वो एक्वायर कर सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही। तो अल्टीमेटली tan की रेंज क्या हो गई बेटा? अल्टीमेटली tan की रेंज क्या हो गई? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। tan कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है tan। तो ये है रेंज ऑफ tan, रेंज ऑफ tan। ठीक है भाई? तो साइन थीटा की रेंज क्या है? साइन थीटा की रेंज क्या है? -1 से +1। वहीं कॉस थीटा की रेंज -1 से +1। पर tan थीटा की रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। tan थीटा कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी सारी वैल्यूज एक्वायर कर सकता है। अब जो मैं कराने जा रहा हूं बेटा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एंड रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आपको पूरा डेरिवेशन भी आना चाहिए। पूरा डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए भी, मैथ्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, फिजिक्स के लिए भी। तो मैं बात करने जा रहा हूं एक फंक्शन की विच इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एडिशन, अकेला साइन नहीं है, अकेला कॉस नहीं है, साइन भी प्रेजेंट है और कॉस भी प्रेजेंट है, और उनके बीच एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्या हो रहा है उनके बीच? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अच्छा एक बात बताइए, अकेला ए साइन थीटा होता, वो कहां से कहां तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है? अकेला ए साइन थीटा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, अकेला ए साइन थीटा, अकेला साइन थीटा कहां से कहां तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है? -1 से +1। ए साइन थीटा -a से +a ना बेटा, ए मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा से, ए इज अ कांस्टेंट। जब साइन थीटा -1 होगा तब ये -a वैल्यू होगी इसकी, और जब ये +a होगा तो +a वैल्यू होगी। तो ए साइन थीटा कहां से कहां तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है बेटा? -a से +a। वही b cos थीटा -b से +b। भाई ए साइन थीटा अकेले, ए साइन थीटा अकेले इट कैन बिलोंग टू -a से +a। ये बिलोंग्स टू का सिंबल समझते हैं, मैथ्स में सीखते हैं बेटा ये सिंबल, क्या पढ़ते हैं इस सिंबल को? बिलोंग्स टू। तो ए साइन थीटा अकेले कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है बेटा? -a से +a। एंड बी कॉस थीटा अकेले, अकेले कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है? -b से +b, -b से +b तक बिलोंग कर सकता है। ठीक है, बट मुझे क्या पता लगाना है? मुझे पता लगाना है, मुझे पता लगाना है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा ये कहां से कहां तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है, मतलब इसकी मैक्स पॉसिबल वैल्यू, इसकी मिन पॉसिबल वैल्यू, ये मुझे पता लगाना है।
समझ रहे हैं क्या पता लगाना है? तो ध्यान से सीखेंगे बेटा। इसको मैं बोल दे रहा हूं एफ थीटा, एफ थीटा बोल दे रहा हूं इसको, फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा एक वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर तो समझते हैं, वेरिएबल अलग अलग वैल्यूज एक्वायर कर सकते हैं, कांस्टेंट एक सिंगल वैल्यू एक्वायर कर सकते हैं। ए कोई नंबर हो सकता है जैसे 2 हो सकता है ए, या बी एक नंबर हो सकता है जैसे 4, बट थीटा वो अलग अलग एंगल्स की वैल्यू एक्वायर कर सकता है। कभी थीटा 0 हो सकता है, कभी थीटा 30 डिग्री हो सकता है, कभी 45 डिग्री, कभी 20 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 120 डिग्री, अलग अलग वैल्यूज एक्वायर कर सकता है थीटा। तो थीटा इज अ वेरिएबल। वहीं ए एंड बी आर व्हाट बेटा? कांस्टेंट्स। समझते हैं ये लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो एफ थीटा फंक्शन ऑफ थीटा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। एडिशन है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन और कॉस का। मैं पता लगाना चाहता हूं इसकी मैक्स वैल्यू और इसकी मिन वैल्यू। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सीखेंगे। मैं इमेजिन कर रहा हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कि उसमें बेस की लेंथ है स्मॉल ए, परपेंडिकुलर की लेंथ है बी। ठीक है, तो हाइपोटेनस की लेंथ क्या हो जाएगी? और ये एंगल को मैं थीटा नहीं, इस एंगल को अल्फा बोल रहा हूं। ठीक है, नाम चेंज कर रहा हूं एंगल का, क्योंकि थीटा वहां पहले से यूज हो रहा है सिंबल। तो ये एंगल अल्फा है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर ए लेंथ का, सॉरी बेस ए लेंथ का है और परपेंडिकुलर बी लेंथ का है। तो हाइपोटेनस की लेंथ क्या हो गई बेटा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है सबको? अब मैं कुछ करने जा रहा हूं यहां, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टेक्निक, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टेक्निक। मैं यहां पर इस राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है बेटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूं। डिवीजन को मैं ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूं, डिवीजन को ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूं। नाउ what is a upon root of a square plus b square according to this right angle triangle? A upon root of a square plus b square is cos of alpha. इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? cos alpha. And what is b upon root of a square plus b square? b upon root of a square plus b square sin alpha. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है साइन थीटा कॉस अल्फा। क्या लिख सकता हूं इसको? साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ना, सॉरी साइन अल्फा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा साइन अल्फा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस, याद है फॉर्मूला? ये किसका एक्सपेंशन है? साइन ए प्लस बी का। कल भी पढ़ा था, आज भी शुरुआत में देखा फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी या थीटा प्लस अल्फा यहां पर, तो ये हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा। ये टेक्निक की मदद से हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन और कॉस के एडिशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना?
भाई साइन थीटा अलग था, कॉस थीटा अलग था, बट अब मैं यहां पर क्या कर दिया, मैंने एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले आया उसको, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया बेटा ये। उसके साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, केवल साइन ऑफ समथिंग होता, केवल साइन ऑफ समथिंग कहां से कहां तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है, -1 से +1, फिर सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ समथिंग, माइनस ऑफ दिस से लेकर प्लस ऑफ दिस। तो दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बिलोंग टू, कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है ये एंटायर एक्सप्रेशन, -√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर +√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक की वैल्यू एक्वायर कर सकता है। मींस व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, -√ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैक्स पॉसिबल वैल्यू है, ये मिन पॉसिबल वैल्यू है। अब ये बात जो रिजल्ट निकला बेटा, ये बाय हार्ट याद रखना है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी हमेशा के लिए बाय हार्ट याद रखना है। ए और बी नंबर बदलते जाएंगे, ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, ए और बी कोई नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सिंपल है, मतलब ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्स पॉसिबल वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्स पॉसिबल वैल्यू कितना, -1, 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्स पॉसिबल वैल्यू 1 होगी। अरे अकेले साइन थीटा की मैक्स पॉसिबल वैल्यू 1 होती है, जो सीखा उसको लगाइए ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्स पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्स पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, √1² प्लस 1²। अरे यही तो सीखा अभी, √A² प्लस B²। ए की जगह भी 1 है, बी की जगह भी 1 है। व्हाट इज मैक्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, √ऑफ 1² प्लस 1² कितना हो गया, √2। व्हाट इज मिन पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, -√2। ऐसे ही मैं पूछ लू कुछ और कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, मैक्स पॉसिबल वैल्यू बोलिए बेटा इसकी, √5। और मिन पॉसिबल वैल्यू -√5। नहीं समझे, एक और बताइए, ओरली ओरली दिमाग में करिए, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, मैक्स पॉसिबल वैल्यू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मैक्स पॉसिबल वैल्यू इज 5। कैसे किया, √3² प्लस 4², √9 प्लस 16, √25। मैक्स पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की 5। मिन पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, -5। उतने ही मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू मिन पॉसिबल वैल्यू होगी। ये समझ रहे हैं बेटा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी रिमेंबर्ड। पूरा तरीका भी याद होना चाहिए आपको और एंड रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, बात करेंगे बेटा। अगला टॉपिक है हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। एक इंपॉर्टेंट थियरी है जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होती है, मैथ्स में नहीं यूज होती ज्यादा। मैथ्स में यूजुअली हम एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वही फिजिक्स में अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के भी काम चल जाता है बहुत बार। वही मैथ्स में हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज पे। फिजिक्स में अप्रॉक्स से काम चल जाता है। तो एक अप्रॉक्सीमेशन हम सीखेंगे
जैसे अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है भाई, आपके सामने एक नंबर आया 0.9995, आप उसको करीब करीब क्या लिख सकते हैं, 1.9995 आया तो क्या लिख सकते हैं बेटा, उसको 1 लिख सकते हैं ना। या फिर आपके सामने आया 200 प्लस 0.0003, तो 0.0003 को आप 200 के सामने क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों के एडिशन को करीब करीब क्या लिख सकते हैं, 200 ही लिख सकते हैं, मतलब 200.0003 तो आप करीब करीब क्या लिख सकते हैं, 200। दीज आर अप्रोक्सीमेशंस। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेशंस बहुत आती है, मैथ्स में यूजुअली हम अप्रोक्सीमेशंस में डील नहीं करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज में डील करते हैं। तो फिजिक्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है खासकर ये पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ध्यान से सीखेंगे बेटा, बट जो यहाँ सीखेंगे वो मैथ्स में भी यूज होगा, बट अभी नहीं, 12th क्लास में जाके यूज होगा। तो व्हाट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन? तो इमेजिन करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, इमेजिन करें अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस है उसका, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस, ये एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल कुछ है अभी अल्फा, ठीक हो गया। अब इमेजिन करिए ये एंगल को मैं छोटा करते जाऊं, क्या इमेजिन करें, ये एंगल छोटा होता जा रहा है, कर सकते हैं इमेजिन ये कि भाई ये एंगल छोटा होता जा रहा है, ये समझ रहे हैं, एंगल छोटा होता जा रहा है, ये एंगल देख रहे हैं काफी छोटा है इस ओरिजिनल अल्फा एंगल से, मान लेते हैं ये छोटा एंगल है थीटा, एंगल छोटा 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 होते गया, जैसे पहले 30 डिग्री था, 30 डिग्री से छोटा किया 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0.5 डिग्री, और छोटा करते जा रहे हैं हम उसको। तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे एंगल छोटा होते जा रहा है बेटा, परपेंडिकुलर भी छोटा होते जा रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जैसे जैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को मैं छोटा करते जा रहा हूं, तो जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर था मेरा ओरिजिनल, ये था मेरा बेस, और ये था मेरा हाइपोटेनस, देख रहे हैं क्या, जैसे जैसे एंगल छोटा होते जा रहा है, एंगल छोटा होते जा रहा है, तो परपेंडिकुलर भी छोटा होता जा रहा है, और हाइपोटेनस भी छोटा होता जा रहा है। बेस की वैल्यू मैंने क्या रखी है फिलहाल, कांस्टेंट, बेस को कांस्टेंट रखा है मैंने, बेस की लेंथ को चेंज नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे एंगल छोटा करता जा रहा हूं, परपेंडिकुलर भी छोटा होता जा रहा है और हाइपोटेनस भी छोटा होता जा रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है बेटा। तो अगर एंगल बहुत छोटा हो गया बेटा, बहुत छोटा हो गया, तो बेस और हाइपोटेनस की लेंथ करीब करीब सेम हो जाएगी। भाई बेस की लेंथ तो फिक्स्ड है, हाइपोटेनस छोटा होता जा रहा है, ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में हाइपोटेनस बड़ा दिख रहा है बेस से, फिर थोड़ा छोटा हो गया हाइपोटेनस, फिर थोड़ा और छोटा और छोटा और छोटा, जितना ये नजदीक आता जाएगा बेस के ये एंगल, हाइपोटेनस भी बेस के उतना नजदीक आता जाएगा। तो व्हेन अल्फा अप्रोचेस थीटा, theta is a very small angle, when
alpha approaches theta, where theta is a very small angle, then length of base will almost be equal to length of hypotenuse. होगा नहीं होगा? बेस की लेंथ करीब करीब हाइपोटेनस की लेंथ के बराबर होगी, समझे क्या? बेस की लेंथ करीब करीब हाइपोटेनस की लेंथ के बराबर होगी, होगी। नाउ बताइए मुझे साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा क्या होता था बेटा? टैन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है? अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो न्यूमरेटर तो दोनों के परपेंडिकुलर हैं, बट डिनोमिनेटर अलग है दोनों के, साइन और टैन के। बट अगर थीटा बहुत छोटा है तो बेस और हाइपोटेनस भी करीब करीब सेम हो जाएंगे। तो उस केस में साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी ना, कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। होगा नहीं होगा? मतलब साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। मतलब अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू करीब करीब सेम होती है, करीब करीब सेम होती है। चाहे तो आप इस बात को कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं छोटा एंगल लूं, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप लें, आजकल तो ऐप आ जाती हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेटर लेने की भी जरूरत नहीं है। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर मैं लूं, साइंटिफिक कैलकुलेटर लूं अगर, तो जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं साइन ऑफ 1 डिग्री, साइन ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री छोटा एंगल है काफी। साइन ऑफ 1 डिग्री कितना आ रहा है? करीब 0.017 दिख रहा है क्या? जैसे 1 डिग्री की बात करूं मैं, तो साइन ऑफ 1 डिग्री आ रहा है बेटा। अब एग्जैक्ट तो लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि एक्चुअली वो एक इरेशनल नंबर है, वो तो बढ़ता जाएगा आगे को। तो साइन ऑफ 1 डिग्री आ रहा है 0.01745 एंड सो ऑन। देख रहे हैं बेटा? वहीं tan 1 डिग्री अगर निकालूं, tan 1 डिग्री, tan में 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं, उसके tan की वैल्यू निकालूं, तो tan ऑफ 1 डिग्री निकल के आ रहा है 0.01745। फिर आगे देखिए, डेसिमल के पहली प्लेस में, दूसरी प्लेस में, तीसरी प्लेस में, चौथी प्लेस में, पांचवी प्लेस में डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं। छठी प्लेस में जाके डिजिट बदल रहा है, देख रहे हैं क्या? तो tan 1 डिग्री और साइन 1 डिग्री दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या है बेटा? सेम। और ये बात मैं छोटे एंगल्स के लिए बोल सकता हूं। अब बात यह है किस एंगल को छोटा एंगल बोलेंगे? क्या 30 डिग्री छोटा एंगल है? नहीं, 30 डिग्री छोटा एंगल नहीं बोला जाएगा। यूजुअली छोटा एंगल 4-5 डिग्री से कम अगर एंगल है, 4-5 डिग्री से कम है अगर एंगल, तब हम उस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल एंगल। ऐसा कोई वैसे परफेक्ट डिमार्केशन नहीं है, बट 2 डिग्री को भी मैं 2 डिग्री को भी मैं स्मॉल एंगल ट्रीट कर सकता हूं। वैसे 10 डिग्री तक भी स्मॉल एंगल ट्रीट किया जा सकता है, 10 डिग्री तक भी। लेकिन 45 डिग्री, क्या उसको मैं स्मॉल एंगल ट्रीट कर सकता हूं? नहीं। समझ रहे हैं क्या? तो 10 डिग्री से छोटे एंगल्स को मैं स्मॉल एंगल मान सकता हूं। तो अगर स्मॉल एंगल्स को देखूं तो उसके साइन की वैल्यू और उसके टैन की वैल्यू, दोनों वैल्यू काफी नजदीक है एक दूसरे के। दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन।
बट इसका सेकंड पार्ट समझ रहे हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को करीब करीब इसके बराबर लिखा जा सकता है बेटा, tan थीटा के बराबर ही लिखा जा सकता है करीब करीब। समझे क्या? पढ़ो आगे। दूसरा पार्ट इसका, आपको एंगल की बेसिक डेफिनेशन याद है बेटा? एंगल्स की बेसिक डेफिनेशन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस किया था, एक बार नहीं दो दो बार किया बेटा इससे पहले, अब तीसरी बार देख रहे हैं हम एंगल की बेसिक डेफिनेशन। तो एंगल की बेसिक डेफिनेशन के लिए आपको एक सर्कल इमेजिन करना चाहिए, उस सर्कल में एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो बीचों बीच कट कर रही है सर्कल को, इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं मैं, और ये मेरी वाई एक्सिस है। दोनों ओरिजिन या सेंटर ऑफ द सर्कल पे कट करेंगे एक दूसरे को। तो फिर इस सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को इससे कनेक्ट करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, ये मेरा एंगल डिफाइंड होता है, और एंगल आएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। याद है बेटा? याद है? अब ये एंगल छोटा होता जा रहा है, ये एंगल छोटा होता जा रहा है, एंगल क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। अब एंगल के लिए अगर आप देखें तो ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है, और ये जो सामने आर्क बन रही है ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है। अगर आप ध्यान से समझे बेटा, एक छोटी सी बात बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आर्क बहुत छोटी है, आर्क को करीब करीब एक स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन कर सकता हूं मैं, नहीं समझे? आर्क अगर बहुत छोटी है तो मैं उसको करीब करीब क्या मान सकता हूं? एक स्ट्रेट लाइन। जैसे आप यहीं पे देखिए कि कोई भी कर्व के लिए बात बोल सकता हूं मैं, सर्कल के लिए नहीं, कोई भी कर्व है। अब कर्व का बड़ा पोर्शन क्या आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर इसी कर्व का कोई छोटा सा पोर्शन इमेजिन करूं, कोई छोटा सा पोर्शन इमेजिन करूं, तो इस छोटे से पोर्शन को आप करीब करीब स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर सकते हैं क्या? है स्ट्रेट लाइन नहीं है कर्व ना, लेकिन इस छोटे से पोर्शन को देखूं, अगर मैं केवल इस छोटे से पोर्शन को देखूं, ऑलमोस्ट क्या इमेजिन की जा सकती है? ये स्ट्रेट लाइन। एवरी कर्व, किसी भी कर्व, स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कर्व कैन बी इमेजिन्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। और ये केवल सर्कल तक ट्रू नहीं है, किसी भी कर्व की बात करूं मैं, स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कर्व, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कर्व कैन बी एज्यूम टू बी अ स्ट्रेट लाइन। नोट करेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है। वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कर्व, very small part of any curve can be imagined as a straight line. Very small part, very small part, समझ रहे हैं इस बात को? Very small part of any curve can be imagined as a straight line. तो वहां पर मैं उस सर्कल के स्मॉल पार्ट को भी स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर सकता हूं बेटा। अगर आप उसको स्ट्रेट लाइन इमेजिन करें, अगर आप इस छोटे से पार्ट को भी स्ट्रेट लाइन इमेजिन करें, तो ये जो यहां बन रहा है, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करूं अगर मैं आर्क लेंथ को, तो ये एक ऑलमोस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, जिसमें इसकी लेंथ आर है और इसकी लेंथ भी करीब करीब आ रही है। यहां पर भी जो छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था
उसमें बेस और हाइपोटेनस की लेंथ ऑलमोस्ट सेम थी, ऑलमोस्ट सेम थी ना। वही बात यहां पर भी दिख रही है। अब ये जो है ये एल है, आर्क लेंथ एल। तो बेटा ये एंगल हमारा छोटा एंगल थीटा था, साइन थीटा कितना है एल बाई आर, tan theta, sorry, sin theta is L by R, tan theta is also approximately L by R, and angle itself is also equal to L by R, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आर्क लेंथ के भी तो बराबर ही है ना, आर्क लेंथ के भी बराबर है। मतलब sin theta which is approximately equal to tan theta can also be written approximately equal to theta, but theta must not be in degrees, theta must be in रेडियंस, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस की, उसमें यूनिटी रेडियंस होती है, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। जैसे इसी को अगर मैं आपको मैं 1 डिग्री पूछूं, साइन 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, 1 डिग्री रेडियन में कितना हो जाता है पाई बाई 180। तो अगर मैं फिर से कैलकुलेटर पे जाऊं और मैं कर दूं पाई, पाई पाई होता है 3.14, डिवाइड कर देता हूं 180 से, तो पाई बाई 180 नंबर कितना आ रहा है, पाई बाई 180 नंबर अगर मैं लिखूं, तो पाई बाई 180 नंबर अगर मैं लिखूं तो आ रहा है बेटा 0.017453 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए, पाई बाई 180 विच इज 1 डिग्री इन रेडियंस, उसकी वैल्यू साइन 1 डिग्री की वैल्यू और tan 1 डिग्री की वैल्यू डेसिमल के 5 प्लेसेस तक सेम ही है। छठी प्लेस में डिफरेंस आ रहा है, छठी प्लेस में जाके यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। इन 5 प्लेसेस तक तो एग्जैक्टली सेम डिजिट्स है बेटा। मतलब अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा विच कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। बस एक बात का ध्यान रखना है, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। अब ये नहीं बोलने लगेंगे साइन 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, नहीं ना, गलत हो गया हो। साइन 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इन रेडियंस, एंड 1 डिग्री इन रेडियंस विल बी पाई बाई 180। समझे क्या बेटा? इस अप्रोक्सीमेशन को, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, मैं कुछ एग्जैक्ट चीजों को उसकी वैल्यू के नजदीक में कोई दूसरी वैल्यू इमेजिन कर रहा हूं उसके, यही मतलब होता है अप्रोक्स करने का, अप्रोक्सीमेशन करने का। तो बेटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एक सिंपल सी बात बोलता है, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, 7-8 डिग्री से कम, 5 डिग्री से कम, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, बट थीटा मस्ट बी इन डिग्री। समझ रहे हैं क्या? इस इंपॉर्टेंट थियरी का नाम क्या है बेटा? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। यूज करेंगे आगे जाके हम इसको कुछ टाइम के बाद, बट अभी से आना चाहिए आपको। मैथ्स कर रहे हैं ना एक साथ, क्योंकि मैथ्स की ये बात आपको अभी से आनी चाहिए। तो भाई साइन 1 डिग्री की अप्रोक्स वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो साइन 1 डिग्री की अप्रोक्स वैल्यू क्या 1 होगी? नहीं ना, इट विल बी 1 डिग्री इन रेडियंस ना, रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री को, तो ये हो जाएगी पाई बाई 180, 3.14 डिवाइडेड बाई 180, 0.0 क्या आया पहला डिजिट, 18 1 आया ना,
हाँ 1 आया तो 180 4 11 माइनस 8 11 माइनस 8 3 1 0 1.7 0.017 वही आएगा जो अभी लिखा था, वो तो कैलकुलेटर से आया था, बट हम बिना कैलकुलेटर के डेसिमल के 3 प्लेसेस तक कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी 0.017 बिना कैलकुलेटर के यूज किया पता लगा रहा हूं बेटा। बट मैं साइन 1 डिग्री की वैल्यू पता लगाने की जगह 1 डिग्री इन रेडियन की वैल्यू पता लगा रहा हूं, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए इन दोनों की वैल्यू करीब करीब सेम होती है। ये अब tan 2 डिग्री है बेटा, tan 2 डिग्री कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 2 डिग्री इन रेडियंस विच विल बी 2 पाई बाई 180 विच विल बी पाई बाई 90 पाई बाई 90, तो ये हो गया 3.14 बाई 90 अप्रोक्सीमेटली, तो आ गया 0.314 अपॉन 9, तो ये कितना हो गया करीब 0.093 जा 27 44 9 5 जा 45 होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.035 45 ना, अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूं इसको 0.035। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं tan ऑफ 2 डिग्री की, tan ऑफ 2 डिग्री की कैलकुलेटर से, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है tan ऑफ 2 डिग्री की कैलकुलेटर से बेटा, वो आ रही है 0.0344920 और मैं क्या अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं उसको 0.035, काफी नजदीक है हम, काफी नजदीक है। और उसके लिए मैंने कैलकुलेटर का यूज भी नहीं किया पाई बाई 90 निकालने के लिए, कि पाई की वैल्यू मुझे अप्रोक्सीमेटली पता थी 3.14 डिवाइड बाई 90। अब कॉस ऑफ 1 डिग्री करीब करीब क्या होगा बेटा, कॉस ऑफ 1 डिग्री विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है, कॉस ऑफ 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 0, नहीं 0 तो होगा अप्रोक्सीमेटली, बट मैं कोई 0 के नजदीक का ही नंबर निकालना चाहता हूं, मैं उसकी वैल्यू 0 नहीं ले सकता कैलकुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल तो कॉस 1 डिग्री होगा 0 के बहुत नजदीक, होगा नहीं होगा, कॉस 0 डिग्री सॉरी कॉस 1 डिग्री 0 के क्यों नजदीक होगा, 1 के नजदीक होगा। अरे कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 0 नहीं होता बेटा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो कॉस 1 डिग्री किसके नजदीक होगा 1 के नजदीक, बट मैं 1 के नजदीक की भी वैल्यू निकालना चाहता हूं उसकी, तो उसके लिए ध्यान से सीखेंगे बेटा, कॉस 1 डिग्री की अप्रॉक्स वैल्यू निकालना चाहता हूं, बट मुझे कॉस में तो कोई अप्रोक्सीमेशन पता नहीं है, मुझे तो अप्रोक्सीमेशन या तो साइन में पता है या टैन में पता है, तो कॉस 1 डिग्री को कन्वर्ट करूंगा साइन में, तो ऐसा नहीं आप साइन ऑफ 89 डिग्री लिख दें, इसको कोई फायदा नहीं होगा, वहां से 1 डिग्री मेंटेन रखना है मुझे या उससे छोटा, तो यहां पर अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है, याद है, कौन अब थोड़ी देर पहले भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था, cos 2 थीटा कैन बी रिटर्न इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना बेटा ये, तो cos 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन ऑफ 0.5 डिग्री का स्क्वायर, स्क्वायर एक्चुअली पूरे साइन का हो रहा है ना, साइन ऑफ 0.5 डिग्री का स्क्वायर, क्या साइन 0.5 डिग्री के लिए अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं मैं, हाँ कॉस 1 डिग्री के लिए तो नहीं लगा सकता था एग्जैक्टली, बट साइन 0.5 के लिए लगा सकता हूं, साइन 0.5 डिग्री होगा 0.5 इंटू पाई बाई 180 होगा ना, तो अगर ये देखूं तो 1 माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू पाई बाई 180,
तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू पाई बाई 360 का होल स्क्वायर हुआ ना। पाई करीब करीब कितना होता है 3.14 और बाई 360 अभी अभी मैंने भाई 180 निकाला था, बाई 360 हो जाएगा 0.0, इसका आधा हो जाएगा ना, तो 0.008 अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 0.0085। तो ये अगर करूं तो 1 माइनस 2 इंटू 0.0085 का होल स्क्वायर। अब बताइए 85 इंटू 85 कितना होता है 85 इंटू 85, फिर इसको ओपन करूं मैं तो 1 माइनस 2 इंटू 1 2 3 4 85 85 इंटू 85 कितना होता है बेटा 7225 7225 और डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4 बट स्क्वायर हो रहा है तो 4 और तो 2 इंटू 0.1234 7225 7225 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ सही है। अब ये हो गया करीब, ये सब अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है ना बेटा, यहां से आगे हम अप्रोक्सीमेशन में चले गए। ये हो गया 1 माइनस 5 टू द 10 कैरी 1 2 टू द 4 1 5 2 टू द 4 7 टू द 14 आगे 3 जीरोज फिर डेसिमल। तो इसको सब्ट्रैक्ट करूं 1 माइनस 5 इज 5 9 माइनस 4 इज 5 9 माइनस 4 इज 5 9 माइनस 1 इज 8 फिर 999। तो मेरा आंसर आ रहा है 0.9998555। देख रहे हैं क्या इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी ये cos 1 डिग्री की, और cos 1 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, cos 1 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू है 0.999 999 के बाद 8 उसके बाद 47 मेरा उसके बाद 5 आ गया, चलता है ना इतना। देख रहे हैं वो तो कैलकुलेटर तो दिखा रहा हूं आपको एग्जैक्ट वैल्यू, बट कैलकुलेटर का यूज किए बिना भी हम इन स्मॉल एंगल्स के साइन टैन और कॉस की वैल्यूज पता कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको। नाम क्या है बेटा इस अप्रोक्सीमेशन का स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन तब क्या किया जा सकता है, देन वी कैन टेक वैल्यू ऑफ sin theta or tan theta approximately equal to theta in radians, theta in radians। ये समझे क्या, ये समझे। देखेंगे क्या बोलता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small then, if theta is very small then, if theta is very small then we can, if theta is very small then we can approximate, we can approximately take values of tan theta or sin theta, we can approximately take values of, we can approximately take values of sin theta or tan theta equal to value of angle in radians, equal to value of angle in radians, value of angle in radians। हाँ भाई क्लियर है, आगे बढ़ो क्या, आगे बढ़ो। चलिए बेटा तो ट्रिग्नोमेट्री की बात हुई, बढ़ते हैं एलजेब्रा पे। एलजेब्रा में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आने चाहिए आपको और उसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं,
जब वेरिएबल की मैक्स पावर कितनी रेज होती है, 2। जैसे आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लिख के दी है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए बी और सी क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट्स। वहीं x क्या है, एक वेरिएबल। और x की मैक्स पावर कितनी रेज्ड है, 2। अगर x की मैक्स पावर 1 रेज्ड होगी तब उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। वहीं अगर मैक्स पावर 2 रेज्ड है तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा इसके रूट्स निकालने आते हैं, दो टेक्निक्स हैं मेजरली, एक है मिड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा है श्रीधराचार्य। ये फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलते हैं, इसको श्रीधराचार्य रिलेशन, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो रूट्स पॉसिबल है और ये रूट के अंदर का जो टर्म है इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्यों इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट रखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना, अलग अलग करना। इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट इसलिए रखा है क्योंकि इसकी वैल्यू डिसाइड करती है, इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेट करती है रूट्स को, अलग अलग करती है रूट्स को, अलग अलग कैटेगरीज में डालती है रूट्स को। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो मेरी क्वाड्रेटिक की दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगी, तब मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगी। वहीं अगर d इक्वल टू 0 हुआ तब क्या बेटा, एक सिंगल रियल रूट होती है या उसको कॉन्स्टेंट रूट्स भी बोलते हैं हम उसको, वन सिंगल रियल रूट। वहीं अगर d लेस देन 0 हुआ तब क्या बेटा, नो रियल रूट। इसलिए इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेट करता है अलग अलग केसेस में रूट्स को, टू डिस्टिंक्ट या वन या नो रियल, दो से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। अगला जो याद रखना है वो है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स। सिंपली अगर आप x1 और x2 की वैल्यू को देखें, दोनों को ऐड कर दें तो ये प्लस रूट ऑफ दिस माइनस रूट ऑफ दिस को कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, मतलब -2b अपॉन 2a। 2 से 2 कटा तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है बेटा, -b/a। वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a प्लस a माइनस बी, ए प्लस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब ओपन करेंगे तो निकल के क्या आता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स याद रखना है रट्टा मार के, क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बेटा, c/a। एंड सम ऑफ द रूट्स क्या है, -b/a। और ये बात हमेशा ट्रू है, रूट्स रियल हो या ना हो, ये बात हमेशा ट्रू है। जल्दी बता दीजिए, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए। हाँ भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो करिए अपने हाथों से। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो प्लीज स्प्लिट करिए बेटा मिडिल टर्म को। हाँ, ये 5, ठीक है, 2 इंटू -12 -24, 8 और 3, 8 और 3, और क्योंकि +5 चाहिए मुझे तो +8 और -3, क्या यही रूट भी हो जाएंगे, नहीं, ध्यान दे करेंगे। जब x² का कोफिशिएंट 1 ना हो तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3/2। दो रूट्स आ रहे बेटा इस क्वाड्रेटिक के।
नेक्स्ट, speed v of the particle moving along a straight line is given by v is equal to t square plus 3t minus 4, where v is in meter per second and t is in second. Find the time t at which particle will momentarily come to rest. रेस्ट पे आने का मतलब होता है स्पीड का क्या हो जाना, 0. तो एक तरीके से ये कब 0 होगा ये पता लगाना है मुझे. क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 कब 0 होगा पता लगाना है. हाँ भाई, श्रीधराचार्य लगाऊं या मिडिल टर्म स्प्लिट हो पा रहा है? मिडिल टर्म स्प्लिट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है बेटा, तो करिए मिडिल टर्म को स्प्लिट. तो दो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे. यहां तो क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट भी 1 है, तब तो बहुत आसानी से हम फैक्टर लिख सकते हैं इसके, +4 एंड -1. तो t + 4 इंटू t - 1 शुड बी इक्वल टू 0. ये करना था बेटा जल्दी से. तो दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, t इज इक्वल टू -4 और t इज इक्वल टू 1. कभी कभी ऐसा होता है इक्वेशन सॉल्विंग में, दो या दो से ज्यादा आंसर भी आ सकते हैं. उस केस में हम चेक करेंगे हर आंसर को कि वो पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है. अब t -4 के बराबर आया, बट -4 टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम 0 टाइम लेते हैं स्टार्ट ऑफ द मोशन को. स्टार्ट ऑफ द मोशन को 0 टाइम लेते हैं, तो फिर उसके बाद टाइम पॉजिटिव ही होगा. तो इसलिए नेगेटिव टाइम का कोई फिजिकली मतलब नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, t इक्वल टू 1. अगला थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा एल्जेब्रा. ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा मिक्स्ड है बेटा इस अगले वाले सवाल में. बोल रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to π/2 फॉर विच 10 cos square थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0. आप अगर cos थीटा को थोड़ी देर के लिए x मान लें, cos थीटा को थोड़ी देर के लिए x मान लें, तो ये क्या लिखी हुई बेटा x में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें तो लिखा हुआ है 10x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0. हाँ भाई, स्प्लिट हो पा रहा है क्या मिडिल टर्म भाई? 10 और 3 तो 5 और 6, 5 और 6 ना, -5 -6. तो इसके रूट निकालूं अगर 10x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. 5x कॉमन लिया तो 2x -1 माइनस 3 कॉमन लिया तो 2x -1. तो 2x -1 आया एंड 5x -3 आया. हाँ भाई, तो दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं. और x क्या था बेटा, cos थीटा. cos थीटा ना, दो आंसर आ रहे हैं, आइदर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू 3/5. हाँ भाई, कोई आंसर रिजेक्ट हो रहा है क्या इन दोनों में से? 3/5 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, घटिया नंबर है, क्योंकि वो 1/2 ज्यादा अच्छा नंबर है, इसलिए क्या cos थीटा 3/5 हो सकता है, नहीं हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? नहीं हो सकता cos थीटा 3/5. 3/5 डेसिमल में कितना हो गया? अरे 3/5 1 से छोटा है बड़ा है? 1 से छोटा है 0.6. तो क्या cos थीटा 0.6 वैल्यू नहीं ले सकता कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में? बिल्कुल ले सकता है. कहां से कहां तक की वैल्यू ले सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos? 0 से 1, 0 से 1 की वैल्यू ले सकता है. तो 0.6 भी कहीं ना कहीं होगा ना. और cos थीटा क्या 1/2 वैल्यू ले सकता है? ये तो याद ही है हमको. cos थीटा 1/2 वैल्यू किस एंगल के लिए होती है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. वही cos थीटा 3/5 अगर याद हो आपको, मैंने पिछली क्लास में कराया था, पिछली क्लास में, एक राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5 का, तो इसका
ये बड़ा वाला एंगल होगा जो 53 डिग्री होगा, और 3 के सामने वाला एंगल छोटा विच इज 37 डिग्री। कॉस थीटा 3/5, किस एंगल के लिए कॉस थीटा 3/5 होता है? 53 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो कॉस थीटा इज 3/5 और थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो कौन कौन से आंसर सही है बेटा? क्या 30 डिग्री है? नहीं। 37 डिग्री भी नहीं है। कौन कौन से हैं? 53 एंड 60। तो आंसर कौन सा मार्क करूंगा? थर्ड। चलिए जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिट करिए बेटा। 10x² माइनस 12x प्लस 5 हो पा रहेगा मिडिल टर्म। 25 टू ज़ा 50 दिख रहा है क्या? 25 टू ज़ा 50। करिए स्प्लिट जल्दी और बताइए आंसर, फाइनल आंसर बताइए मुझे। इस वाले का फाइनल आंसर बताइए मुझे। दो आंसर आएंगे, दो रूट्स आएंगे ना बेटा। फाइनल आंसर बताइए। हाँ, क्या क्या आया? हाँ फ्रैक्शन में बोलिए। +5/2 एंड +1/5। बेटा निकालिए अपने हाथों से। अब तक क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, सिंपल सी, सिंपल क्वाड्रेटिक है। अरे ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसका क्या आया? वो है नहीं क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ही नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं लिखा है क्या? तो लिख लीजिए फिर। क्या क्या है? 5/2 एंड 1/5 नहीं करना आता है? वाह। तो भाई यहाँ पर स्प्लिटिंग -27 को स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन 50 आए। -2 और -5। 10x² माइनस 25x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5x कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इधर 2x इज इक्वल टू 5 और 5x इक्वल टू 1। तो दो आंसर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 5/2 एंड x इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। एक तरीका तो है श्रीधराचार्य लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ नंबर्स तो है नहीं, अल्फाबेट्स हैं। एक तरीका है श्रीधराचार्य, पर उससे ज़्यादा इजी दिख रहा है मुझे अगर आप सही से क्लबिंग करें। PQ(x²) P²(x) एंड Q²(x) एंड PQ। श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं स्ट्रेट अवे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ P²। P² -4AC अपॉन 2PQ। अंदर अगर देखें, बाहर तो ठीक है, P² प्लस B² प्लस माइनस रूट ऑफ P⁴ प्लस Q⁴। ये P माइनस P² माइनस Q² का होल स्क्वायर आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है, डिवाइडेड बाई, सॉरी B नहीं है, ये Q है। ये रूट इसको कैंसिल करेगा, तो एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे तो Q² और Q² एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
ये आ जाएगा 2p² अपॉन 2pq, p अपॉन q। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव साइन लिया तो p² से p² गायब हुआ और ये आ गया 2q² अपॉन 2pq, तो ये आ गया q/p। दो आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, एक आ रहा है p/q और एक आ रहा है q/p। चलिए कंटिन्यू करेंगे कल बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से।